तो यूएफसी मिडिलवेट चैंपियन हमजा चिमाएव ने ये अपडेट करा है कि उनको एक लेग इंजरी यहां पर हो चुकी है और उन्होंने वो सर्जरी करवाई है और अगले साल रमजान के मंथ तक मतलब अप्रैल तक वो कंपटीशन से बाहर होने वाले हैं। तो 2026 अप्रैल तक तो आप हमजा चिमाएव की फाइट नहीं देख पाओगे यूएफसी के अंदर। वो अगले साल यहाँ पर मिड में कमबैक करने वाले होंगे। तो इस बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। हमजा चिमाएव के कमबैक से रिलेटेड बहुत सारे लोग बोल रहे हैं एक इंटरिम चैंपियन होना चाहिए, कुछ लोग तो बहुत ज्यादा नाराज होकर भी बोल रहे हैं कि हमजा चिमाएव को टाइटल से स्ट्रिप कर देना चाहिए, बहुत इनएक्टिव चैंपियन है। ये सारी चीजें बोली जा रही है। सारी चीजों के बारे में आप सबको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथ ही साथ आज रात को होने वाला है यूएफसी कतर इवेंट, जिसकी आप सबको प्रेडिक्शंस वगैरह जाननी थी, तो उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाई सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पर हमजा चिमाएव ने जो अपडेट दी है अपने यूएफसी कमबैक से रिलेटेड। अगर आप सबको नहीं पता तो इस साल 2025 के अगस्त में हमजा चिमाएव और डीडीपी की फाइट हुई थी और हमजा चिमाएव ने उसको डोमिनेशन के साथ जीता था और वो यूएफसी के मिडिलवेट चैंपियन बन गए थे। अब उसके बाद बहुत सारे लोगों का ये स्पेकुलेशन था कि क्या हमजा चिमाएव एक एक्टिव चैंपियन रहेगा, क्या वो एक इनएक्टिव चैंपियन रहेगा, साल में एक बार फाइट करने वाला चैंपियन रहेगा। और हमजा चिमाएव के नेक्स्ट फाइट से रिलेटेड भी बहुत सारी बातें कही जा रही थी। हमजा ने खुद भी बोला था कि वो 2025 में एक बार और भी फाइट करना चाहते हैं, नए कंटेंडर्स को भी वो कॉल आउट कर रहे थे ट्विटर के ऊपर। लेकिन कल उन्होंने यहाँ पर रिवील करा कि करंटली उनके यहाँ पर फुट में इंजरी हो चुकी है, जिसकी उन्होंने सर्जरी करवाई है और इस इंजरी की हील होने के लिए बहुत लंबा टाइम लगने वाला है और वो रमजान मंथ ऑलमोस्ट अप्रैल तक यहाँ पर नेक्स्ट ईयर 2026 में अप्रैल तक यहाँ पर फाइट नहीं करने वाले हैं। मतलब भाइयों आप सब मोटा मोटा ऐसा पकड़ के चल सकते हो कि अगले 6 महीने यहाँ पर वापस से हमजा चिमाएव की फाइट नहीं होने वाली। और बहुत सारे लोग हमजा चिमाएव के इस डिसीजन के बाद काफी ज्यादा नाराज हैं। स्पेशली कुछ फैंस का तो ऐसा कहना है कि हमजा चिमाएव एक बहुत इनएक्टिव चैंपियन है, स्ट्रिप कर देना चाहिए चैंपियनशिप से। अब भाइयों अगर आप सब इस बारे में मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे तो मुझे ऐसा लगता है इंजुरीज एक पार्ट है कॉम्बैट स्पोर्ट्स का। अब हमजा चिमाएव या किसी भी और फाइटर को हम डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते कि तू इंजर्ड है तो तू फाइट क्यों नहीं कर रहा। अब फाइट यहाँ पर इंजर्ड होकर तो वो कर नहीं सकता हमजा चिमाएव, ना ही हम चाहेंगे कि वो इंजर्ड होकर फाइट करे। फिर भाई इंजरी है तो उसको ऑब्वियसली यहाँ पर सर्जरी करानी पड़ेगी और उसको हील करना, उसको रिहैब करने में बहुत लंबा टाइम लगता है। फिर एक ट्रेनिंग कैंप भी करना पड़ेगा 2-3 महीने का। तो आप सब इसी हिसाब से देख सकते हो कि अप्रैल में अगर यहाँ पर ये पूरा जो रिहैब कंप्लीट होता है उसके बाद ट्रेनिंग कैंप, तो मई जून जुलाई के अराउंड यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो हमजा चिमाएव की दोबारा से फाइट होते हुए। अब भाई और रही बात की बहुत सारे लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमजा चिमाएव एक इनएक्टिव चैंपियन रहता है, एक इंटरिम चैंपियन लाना चाहिए या फिर हमजा को टाइटल से ही स्ट्रिप कर देना चाहिए। तो इस बारे में मेरा ओपिनियन ऐसा है कि देखिए अगर अप्रैल तक तो है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर मई जून जुलाई ऑब्वियसली थोड़ा लंबा टाइम है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं एक बॉटम लाइन ऐसा होता है कि साल में एक बार भी चैंपियन फाइट करता है या साल में 8 महीने 9 महीने में एक बार फाइट करता है तो वो ओके टाइमलाइन है, वो बहुत ज्यादा यहाँ पर कुछ बुरा नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर एक लंबा टाइमलाइन है जैसे कि यहाँ पर जून जुलाई तक अगर टाइमलाइन लगने वाला तो एक इंटरिम चैंपियनशिप इंट्रोड्यूस करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इंटरिम चैंपियन यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा करता है, बेसिकली डिवीजन को मूव इन रखता है। अब ऑब्वियसली जो टॉप के फाइटर्स है वो तो चाहेंगे कि उनको डायरेक्ट टाइटल शॉट मिले, लेकिन ऑब्वियसली टाइटल के लिए यहाँ पर चैंपियन को होना जरूरी है और चैंपियन यहाँ पर नहीं है तो वो फाइट नहीं करेंगे। कोई भी फाइटर अपनी पोजीशन रिस्क नहीं करना चाहेगा उस टाइम पे। बहुत कम ही फाइटर्स है आज के टाइम पे जो कि स्मार्ट फाइटिंग करते हैं, अपनी पोजीशन तो कोई रिस्क करना नहीं चाहेगा। जैसे नासरुद्दीन इमामोव है, वो क्यों किसी और फाइटर के साथ फाइट करेगा। तो अगर यहाँ पर एक इंटरिम टाइटल डाल दिया जाता है, ड्रिकस डुप्लेसिस नासरुद्दीन इमामोव के बीच में एक इंटरिम टाइटल फाइट भी बनाई जा सकती है। भाई हमजाद को टाइटल से स्ट्रिप करना चाहिए या नहीं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे स्ट्रिप करने की कोई जरूरत है। ये सारी चीजें ओवर स्टेटमेंट है, कुछ लोग ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अब इस हिसाब से देखा जाए तो इलिया टुपुरिया ने भी जून में फाइट करी थी, ऑलमोस्ट 6 महीने होने आएंगे और उसकी फाइट अभी तक अनाउंस नहीं है। तो फिर तो 6 महीने के हिसाब से हम हर चैंपियन को स्ट्रिप करने लग गए तो फिर तो कोई चैंपियन ही नहीं बचेगा। तो ये चीजें रहती है, साल में 2-3 बार फाइट होती है तो मजा आता है। फाइटर 8-9 महीने के ब्रेक के बाद फाइट करता है या बीच में इंजरी हो जाती है तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। तो उस हिसाब से हम सबको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। भाई हमजा चिमाएव की यहाँ पर ज्यादा क्रिटिसिज्म क्यों होती है जब वो यहाँ पर इंजरी वगैरह का एक्सप्लेन करता है, क्योंकि हमजाद ने स्टार्टिंग ऑफ द कैरियर में ही खुद ही ऐसा स्टैंडर्ड ऐसा सेट करा था कि उन्होंने साल के अंदर मल्टीपल फाइट्स करी। इनफैक्ट एक हफ्ते के अंदर 2-2 फाइट्स करी थी हमजा चिमाएव ने, इतना ज्यादा एक्टिव हुआ करता था हमजाद। लेकिन पिछले 2-3 सालों से वो वापस इनएक्टिव हो गया और इसी के कारण यहाँ पर लोग अब ज्यादा नाराज रहते हैं हमजा चिमाएव से। ये कंप्लेन रहती है फैंस की। भाई मैं हमजा चिमाएव को कुछ भी नहीं कह रहा, मैंने सारी एक्सप्लेनेशन आपको बताई कि क्या क्या सीन है। लेकिन एट द टाइम कभी कभार ऐसे सोच के लगता है कि इजराइल एडेसानिया जैसे चैंपियन, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, कमारू उस्मान जैसे जो चैंपियंस थे, उन्होंने डिवीजन को कितना ज्यादा एक्टिव रखा। उस साल में 2-2 3-3 बार फाइट करता है। सिमिलरली हम देखते हैं मिराब डॉलिशविली जो अभी नेक्स्ट मंथ फाइट करने वाला है, उसने भी कितनी लगातार फाइट्स करी है। तो ऐसे चैंपियंस को हम काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। इवन तो मैं फिर भी बुरा नहीं कह रहा कि हाँ
जो चैंपियन साल में 2 बार भी फाइट कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो ये चैंपियंस थे इजराइल अडेसानिया, कमारू उस्मान जैसे, ये मल्टीपल टाइम्स फाइट करके फैंस के बीच में अपनी एंगेजमेंट, अपनी हाइप को बहुत ज्यादा बढ़ा के रखते थे। और आज के टाइम पे हम डेफिनेटली इन फाइटर्स को कहीं ना कहीं मिस जरूर करते हैं। बाकी भाइयों आपका क्या सोचना है इस बारे में, आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करते हैं यहाँ पर आज होने वाला यूएफसी कतर इवेंट, जिसके बारे में आप सबको प्रेडिक्शंस चाहिए थी। अब भाइयों प्रेडिक्शन बताने से पहले आप सबको हमेशा की तरह मैं बताता हूँ कि प्रेडिक्शंस तो मैं बता रहा हूँ, ये गलत भी हो सकती है। ऑब्वियसली लास्ट इवेंट के अंदर हमारी प्रेडिक्शंस थोड़ी सही गई, लेकिन इस इवेंट के अंदर वापस से सारी चीजें गोल हो सकती है। तो प्रेडिक्शंस के हिसाब से अगर आप जानना चाह रहे हो, आप सब अपने यहाँ पर कहीं पे पैसे लगा रहे हो, तो बहुत ज्यादा ड्यू डिलिजेंस के साथ और अपनी अकाउंटेबिलिटी के साथ ही लगाना, क्योंकि मेरी प्रेडिक्शंस गलत भी हो सकती हैं। उसी के साथ एक और चीज बताना है कि अगर आप सबको भी प्रेडिक्शंस करनी है और आप सबको मेरी प्रेडिक्शंस पहले से जाननी है, तो मैं हमेशा वीडियो बनाने से पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देता हूँ, सारी डिटेल्स भी बता देता हूँ फाइट्स के बारे में। तो जरूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आप सबको नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। अब भाई बात करते हैं यहाँ पे प्रेडिक्शंस के बारे में। ऑब्वियसली यहाँ पे अरमान सारूकियन और डैन हुकर की फाइट होने वाली है। अब इस फाइट के अंदर नो डाउट यहाँ पे कोई ज्यादा शॉकर होगा नहीं। ऑब्वियसली हम यहाँ पे अरमान सारूकियन के साथ जाने वाले, लेकिन जो मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा डर लगता है यहाँ पर किसी चीज का, मुझे ऐसा लगता है अरमान सारूकियन का आईक्यू बहुत ही ज्यादा खराब है। पहले हम बात करते हैं ऑक्टागोन के बाहर जो इसका आईक्यू है, इसकी जनवरी के अंदर फाइट यहाँ पर कैंसिल हुई, पुल आउट करा इसने, ठीक है। अभी जब इसकी फाइट थी फेस ऑफ से पहले ये हेडबट कर रहा है डैन हुकर को। अगर आपको किसी भी फाइटर को इंटिमिडेट करना है, अपने ओपोनेंट को इंटिमिडेट करना है, आप थोड़ा धक्का दे सकते हो वगैरह वगैरह, लेकिन हेडबट करना किसी को, अगर डैन हुकर को यहाँ पर कट लग जाता तो उसके बाद यहाँ पर फाइट कैंसिल भी हो सकती थी। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा रिस्की ले रहा है ये मूव करने की जरूरत ही नहीं। और अरमान सारूकियन ऐसी चीजें बहुत ज्यादा करता है, उसका कैरियर जिस पॉइंट पे है इतना बड़ा, उसने फालतू का मनूवर करा है यहाँ पर फेस ऑफ के टाइम पे। अगर फाइट कैंसिल होती है, कुछ हो जाता है, तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। स्पेशली आप देखते हो अरमान ने पहले भी ऐसा करा है, यूएफसी 300 में एक फैन को अटैक कर दिया था, फिर बैन हो गया था 6 महीने के लिए। तो ये सारी चीजें ये करते रहता है। और ऑक्टागोन के अंदर भी इसका कभी कभार फाइट आईक्यू जवाब दे देता है। तो यही एक डर रहेगा यहाँ पर अरमान सारूकियन से इस फाइट के लिए, कि वो पूरी तरीके से मेंटल फोकस होकर और एक प्रॉपर सीरियस फाइटर की तरह फाइट करता है, तो वो इजिली इस फाइट को जीत जाएगा। इन टर्म्स ऑफ एवरी स्किल के हिसाब से, रेसलिंग के हिसाब से बहुत ज्यादा बेटर है वो डैन हुकर से, और इजिली उसको जीतना चाहिए इस फाइट को, अगर वो अपना चैंपियनशिप गेम प्लान लेके आता है तो। फिर भाइयों को मेन इवेंट में यहाँ पे बिलाल मोहम्मद वर्सेस इयन गैरी की फाइट होने वाली है, और इस फाइट के अंदर मैं चूज कर रहा हूं कि इयन गैरी इस फाइट को जीत सकता है। अब इसके पीछे का मेरा रीजनिंग यहाँ पर ये, डेफिनेटली बिलाल मोहम्मद वो रेसलिंग बैकग्राउंड लेके आता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने वाली होगी कि बिलाल मोहम्मद की फर्स्ट ऑफ ऑल एज हो चुकी है। जो लास्ट फाइट में उसने डैमेज लिया था वो एक बहुत विशियस डैमेज था। जैक डेला मैडेलिना ने बहुत क्लियर शॉट्स लैंड करे थे, और वैसे शॉट्स लैंड करने के बाद फाइटर्स यूजुअली स्लो डाउन होते हैं। अब एक बार को हम ये सारी चीजें हटा भी देते हैं कि स्लो डाउन नहीं हुआ होगा, वो पूरी तरीके से फ्रेश वापस आ रहा है बिलाल मोहम्मद। आप देख सकते हो सामने जो फाइटर इयन गैरी है वो अपने आप में ही बहुत अच्छा ग्रैपलर है। अब देखिए इयन गैरी ने स्टार्ट करा था एज अ स्ट्राइकर, स्ट्राइकिंग बेस उसका बहुत अच्छा था, लेकिन रिसेंट टाइम्स में जब से उसने ब्राजील में यहाँ पर स्टार्ट करा है फाइट करना, उसने बहुत अच्छी ग्रैपलिंग, अपना ग्राउंड गेम बहुत ज्यादा इंप्रूव करा है। और उसको टेक डाउन करना फर्स्ट ऑफ ऑल इजी नहीं होगा, और अगर टेक डाउन बिलाल मोहम्मद कर लेता है तो हमको पता है बिलाल के पास ग्राउंड पे फिनिशिंग कैपेबिलिटीज नहीं है, वो इयन गैरी को फिनिश नहीं कर पाएगा। बिलाल मोहम्मद के पास इस्लाम महाचेव या हबीब या दागिस्तानी फाइटर्स जैसा टॉप कंट्रोल नहीं है। उसके पास रेसलिंग है जिससे वो टेक डाउन कर सकता है, बट उसका टॉप कंट्रोल उतना इफेक्टिव नहीं है। और भाई इयन गैरी पे अपना ही ग्राउंड गेम है, उसने शावकात को प्रॉब्लम्स दे रखी थी, शावकात उसको फिनिश नहीं कर पाया था। तो आप समझ सकते हो इयन गैरी के पास बहुत ज्यादा यहाँ पे चांसेस हैं इस फाइट को जीतने के लिए। ऑब्वियसली बिलाल मोहम्मद एक फॉर्मर चैंपियन, उसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं करते, और कॉम्बैट स्पोर्ट्स बिजनेस में भाई एक फाइटर कभी भी किसी भी गिवन टाइम पे, किसी भी गिवन मोमेंट पे जीत सकता है। तो ये सारी चीजें तो चलते रहती है। ये सारी मैंने प्रेडिक्शंस आपको बताई है। अब मैंने और भी कुछ प्रेडिक्शंस करी हैं यहाँ पर प्रीलिम्स के बारे में, सारी चीजें मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, आप सब जाके चेकआउट कर सकते हो। टिल देन आप सब अपना प्रेडिक्शन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।